हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम अब 24 अगस्त को होगा। ठीक है, पहले ये डेट 20 अगस्त की थी, तो आपको 4 दिन और मिल गए हैं तैयारी के लिए। तो आप और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 20 लाख लोग इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, तो कंपटीशन तो अच्छा खासा है ही। तो यहाँ पे चलिए शुरू कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे यूथ का प्रैक्टिस सेट 1 लिया है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसके जीएस के क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने चलाया था? ऑप्शन ए दिया गया हुमायूं, ऑप्शन बी दिया गया ऑप्शन अकबर, ऑप्शन सी दिया गया जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह। तो इनमें से किसने रुपया नामक सिक्का चलाया था? तो ये शासक था शेरशाह। शेरशाह ने रुपया नामक सिक्का चलाया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी कवि इतिहासकार कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है हसन निजामी, ऑप्शन बी है उतबी, ऑप्शन सी है फिरदौसी, ऑप्शन डी है चंद्रबरदाई। तो इनमें से किसने यहाँ पे कौन सा जो दरबारी कवि था जो कि महमूद गजनवी के दरबार में था? तो ये था उतबी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। उतबी महमूद गजनवी के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन पत्तन पोहार किसके तट पर अवस्थित था? ऑप्शन ए दिया गया है ताम्रपर्णी, ऑप्शन बी दिया गया है कावेरी, ऑप्शन सी दिए गए पेरियार, ऑप्शन डी वैगाई। तो निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पोहार, जिसका नाम पोहार है, वो इनमें से किस नदी के तट पर अवस्थित था? तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी के तट पर पोहार स्थित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग को पता भी होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया स्वर्ण सिरकता, ऑप्शन बी है पलाशनी, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी ऋजुपालका। तो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा ऋजुपालका। आप सभी इसका आंसर कर सकते हैं आसानी से, ईजी है क्वेश्चन। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, राग का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए दिया गया बुधिहाल, ऑप्शन बी दिया गया संगलकल्लू, ऑप्शन सी दिया कोल्डीवा, या ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी। तो निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से यह संबंधित है? तो आपका हो जाएगा संगनकल्लू से। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस तक भी पूछा जाता है, तो इसको ये जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपका संगनकल्लू हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम के तहत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व प्रारंभ हुए थे? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1961, ऑप्शन दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी दिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1909, या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। तो किस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव के तत्व आरंभ हुए थे? तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ये बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए दिया गया है नमक कानून को निरस्त करना, ऑप्शन बी दिया है सरकार की सत्ता की कटौती, ऑप्शन सी आम लोगों के लिए आर्थिक सहायता, या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो किसके लिए नमक सत्याग्रह उन्होंने चलाया था? देखिए मैं बता दूं कि नमक सत्याग्रह उन्होंने इसलिए चलाया था ताकि वो नमक कानून को ख़त्म कर सके, क्योंकि उन्होंने ऐसा कानून लाया था कि कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता, तो उन्होंने नमक को बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है दिया गया 1900 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया गया है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है 1902 ईस्वी में, और 1905 ईस्वी में दिया गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई तो 1905 में। ठीक है, ऑप्शन 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में की गई थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया कलकत्ता, ऑप्शन बी दिया गया बेलगाम, ऑप्शन सी दिया गया है कराची, ऑप्शन डी दिया गया बनारस। तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था? तो ऑप्शन देखिए, बताइए कौन होता है? हो जाएगा 1905 का बनारस अधिवेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? तो सभी जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत नीति के तहत सभी राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था।
तो चलिए यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी वेलेजली। तो इनमें से किसकी नीति के तहत झांसी राज्य को हड़प लिया गया था? तो ये है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या व्यवगत की नीति, जो भी कहते हैं, दोनों चीज़ें इन्हें कहते हैं। तो इसके तहत इन्होंने झांसी राज्य को हड़प लिया था और उनके दत्तक पुत्र को भी बंधक बना लिया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है यांगटीसी या ऑप्शन डी हुआंग हो। तो बताइए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सभी तरह के एग्जाम से पूछा जाता है, वनडे के एग्जाम में तो अक्सर ही पूछ लेते हैं। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी आप सभी जानते होंगे कौन सी है? तो ये है यांगटीसी कैंग नदी, ठीक है, जो कि चीन में है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृहद ज्वार कब आते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन बी है जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ऑप्शन सी है जब तेज हवा चल रही हो, या ऑप्शन डी जब रात बहुत ठंडी हो। तो निम्नलिखित में से वृहद ज्वार कब आता है? तो आप सभी जानते होंगे, ये आता है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी में रेखा होते हैं, तो वृहद ज्वार आता है, ठीक है। और ज्वार कितने बार आता है? फिर दिन में 24 घंटे में 2 बार ज्वार आता है, 2 बार भाटा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पे उत्पन्न होते हैं? पश्चिमी विक्षोभ जो जाड़े की वर्षा होती है, तो ये कहाँ पर उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है अरब सागर में, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन सी है भूमध्य सागर में, या ऑप्शन डी हिंद महासागर में। तो भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत अवस्थित है निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर अवस्थित है? तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया गया है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। यह ऑप्शन बी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम के मध्य। यह ऑप्शन सी है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर या देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। ऑप्शन डी दिए गए अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य। तो इंग्लिश में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ध्यान से देख लीजिए इसमें से सभी ऑप्शंस को। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। भारत कहाँ पर स्थित है? अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले लोगों की सकल आबादी का प्रतिशत कितना है? पूछ रहे हैं कि 14 वर्ष से कम आयु वाले लोग कितने प्रतिशत हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है 29%, ऑप्शन बी दिया गया है 30%, ऑप्शन सी दिया गया 31% या ऑप्शन डी 32%। तो निम्नलिखित में से आप बताइए कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले आबादी का प्रतिशत कितना है? तो यह हो जाएगा आपका 31%, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का आयु मतलब आबादी का प्रतिशत है 31%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमी से संबंधित है। तो यहाँ पे साख पत्र दिया जाता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए दिया गया है एक निर्यातक द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया है आयातक द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, या ऑप्शन डी जहाजी कंपनियों द्वारा। तो यहाँ पे साख पत्र किसके द्वारा निम्नलिखित में से दिया जाता है? तो यह दिया जाता है आयातकर्ता द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास नगर निगम स्थित है। कई बार क्वेश्चन यूपी में आया हुआ है। ऑप्शन ए दिया गया कानपुर, ऑप्शन बी दिया गया लखनऊ, ऑप्शन सी दिया गया आगरा, ऑप्शन डी दिया गया नोएडा। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कानपुर, ठीक है। तो कानपुर में ये अवस्थित है। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने लागू की थी? किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, ऑप्शन बी दिया गया राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया जनता सरकार द्वारा, ऑप्शन डी राजीव गांधी द्वारा। तो रोलिंग प्लान किसके द्वारा लाया गया? आप जानते होंगे कि रोलिंग प्लान जब जनता दल
सरकार में आई थी, जब उसने पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त करके कांग्रेस को हटाकर खुद की सत्ता स्थापित की थी, तो जनता दल द्वारा ये लाई गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, रूलिंग प्लान कब आया था? 1978 में। ठीक है, और 1977 में जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया M1, ऑप्शन बी दिया गया M2, ऑप्शन सी दिया गया M3 या ऑप्शन डी M4। तो निम्नलिखित में से मुद्रा पूर्ति की विस्तृत माप किसे कहते हैं? तो आपका हो जाएगा M3। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। M3 को मुद्रा की विस्तृत माप कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए है योजना आयोग से, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक से, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त आयोग से। तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रमानुसार लगाइए। तो इसके लिए आपको सभी समितियों का ईयर पता करना होगा और तब जाके आप इसको मिलाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसका ईयर वाइज बता दे रही हूँ कि कौन सी समिति कब बनी थी, आप इसको उस हिसाब से अरेंज कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैं बता दूँ कि ML सिंघवी समिति आई थी आपकी 1986 में। ठीक है, 1986 में ML सिंघवी समिति आई थी। उसके बाद आपका आया था PK थुंगन समिति 1988 में आई थी। अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी और GKV राव समिति 1957 में आई थी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। ML सिंघवी समिति 1986 में आई थी, PK थुंगन समिति 1988 में आई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में आई थी और GVK राव समिति 1957 में आई थी। तो इस हिसाब से आपका अरेंज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो अब देख लीजिए कहाँ कहाँ विधेयक हम इससे ला सकते हैं संशोधन के लिए। ठीक है, तो आपके संशोधन के लिए आप कहाँ पे लसन, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी हो जाएगा केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी हो जाएगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या ऑप्शन डी हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आप निम्नलिखित में से विधेयक कहाँ पर लाया जा सकता है जो कि संशोधन संबंधित होता है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, मतलब दोनों जगह पे लाया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आया है तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक आप कहाँ कहाँ ला सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन बी जापान से, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस संसदीय व्यवस्था में शून्य प्रणाली कहाँ से ली गई है? अपने यहाँ जो भारत में शून्य प्रणाली है ये कहाँ की है? तो ये आप इन ऑप्शंस को देख लीजिए, अमेरिका है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है। तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा भारत। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि यह शून्यकाल भारत का है। ठीक है, भारत की देन है। तो आपका भारत यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं क्योंकि भारत ऑप्शन में है नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। क्या अपने यहाँ पे दो नागरिकताएं हैं, राष्ट्र तथा राज्य की? नहीं, ये तो अमेरिका में है। ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता है, ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है, या ऑप्शन डी भारत या अन्य देश की दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ पे कौन सी अपने भारत में नागरिकता है? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी संपूर्ण भारत की केवल एक नागरिकता है। ठीक है, आप भारत में हो या किसी राज्य से संबंधित हो, आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाए ऑप्शन डी देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताइए कि इसमें से प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के सदस्य थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से कम, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दाब से अधिक, ऑप्शन सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इस क्वेश्चन का जवाब आप सोच के भी दे सकते हैं। अगर
हमारा शरीर वायुमंडलीय ताप से कम होगा तो उड़ने नहीं लगेंगे। चाहे जितना गुरुत्वाकर्षण हो पृथ्वी में, पर हम उड़ने नहीं लगेंगे। इसलिए रक्त दाब हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय ताप से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है डार्विन या ऑप्शन डी लिनियस। तो निम्नलिखित में से किसने जीव विज्ञान का नाम दिया था? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। कोई भी ऑप्शन आराम से लगा सकता था, लेकिन नहीं, इसका नाम लैमार्क ने दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जीव विज्ञान का नामकरण किसने किया है? लैमार्क ने। और इसकी खोज की किसने की है? अरस्तु ने। तो दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन से हैं? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है फ्रक्टोज, ऑप्शन सी है सुक्रोज या ऑप्शन डी सेलुलोज। तो प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेलुलोज यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है नाभिकीय ऊर्जा से, ऑप्शन सी है पवन ऊर्जा से, ऑप्शन डी भूतापीय ऊर्जा से। तो यहाँ पे फोटोवोल्टिक सेल सौर ऊर्जा संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दिया गया प्रकाश की, ऑप्शन बी दिया गया समय की, ऑप्शन सी दिया गया प्रकाश की प्रवणता की, ऑप्शन डी खगोल दूरियों की। तो प्रकाश निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टॉप 30 मैंने प्रैक्टिस सेट के जीएस के क्वेश्चन सॉल्व कराए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे रीजनिंग या मैथ्स के क्वेश्चन का भी अपलोड करूँगी वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।